अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। और आज हम बात करेंगे 18 सितंबर को होने वाले चांद ग्रहण की। चांद मुकम्मल भी होगा, ग्रहण की हालत में भी होगा, लेकिन ये जुज़वी होगा और इसकी तफसील अभी मैं आपको बयान करता हूँ। और ये हमारे मुल्क पे, हमारे लीडरान पे, दुनिया पे इसके क्या क्या असरात हैं, उस पर ज़रा तफसील से बात होगी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो बात शुरू करने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और पहले से किया हुआ तो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, बेल पुश कीजिएगा। और फिर हम बात करते हैं 2024 के 18 सितंबर के ये तीसरा ग्रहण है चूँकि 2024 का, तो इसके बारे में। और ये जुज़वी है जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया। और ये होगा कहाँ? ये बुर्ज हौत में हो रहा है और इसका आगाज़ जो है ना पाकिस्तानी वक्त, हालांकि ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, ये पहले क्लियर कर दूँ तो। लेकिन ये सुबह 5:41 पे शुरू होगा और इसका इख्तिताम जो होगा 9:47 पे होगा। इस ग्रहण के आलमी और सियासी हालात क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये ग्रहण जो है बुर्ज हौत की, मैं टेक्निकली बातें भी साथ साथ करता चला जाता तो ताकि आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाए। तो ये बुर्ज हौत की 25वीं डिग्री पे ये लग रहा है इस वक्त। और इस वक्त जो सन है वो चूँकि बुर्ज सुंबला में 25 डिग्री पे वो भी मौजूद होगा। बैलेंस डिग्री आएगी ना तो सामने आमने सामने आएंगे तो ये ग्रहण होगा। तो इसलिए ये चूँकि चांद तो मुकम्मल है और इसके दौरान में होता क्या है कि नोड्स जो होते हैं ना, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, इन दोनों का बड़ा अहम किरदार होता है। तो जब तक ये डिग्री पे बराबर नहीं आते हैं तो उस वक्त तक ग्रहण मुकम्मल नहीं होता है। और यहाँ क्या है कि इस वक्त नॉर्थ नोड जो बुर्ज हमल में है और साउथ नोड बुर्ज मीज़ान में है। और चूँकि साउथ नोड जो है वो चाँद से तकरीबन 10 डिग्री पीछे है, इसलिए ये मुकम्मल चाँद ग्रहण नहीं कहा जा सकेगा इसको। और लेकिन ये ग्रहण जो आने वाले 2 सालों में बुर्ज सुंबला और हौत के जो ये एक सीरियल शुरू हुआ है, इसमें उस सिलसिले का ये पहला ग्रहण है। और ये नोड्स जो हैं ये 18 साल के बाद सेम पोजीशन में 18.5 साल के बाद आते हैं और ये अपना फिर काम दिखाते हैं। और कैसे करते हैं उसका जिक्र मैं अभी शुरू करने लगा हूँ। और जब देखते हैं कि पाकिस्तान बने को कितना अरसा हुआ और उसके बाद सिलसिला ये शुरू कहाँ से हुआ, तो पहली बार ये 50 और 52 में आए थे। और उसमें थोड़ा सा मैं मेरे ख्याल में शुरू करता हूँ, मुख्तसर से पॉइंट आपको बताता हूँ कि उस वक्त हमारे मुल्क के हालात क्या थे और उस वक्त क्या क्या गज़ब हमने बर्दाश्त किया, हमारे बड़ों ने, सॉरी। अच्छा, तो ये जो सिलसिला आया इसमें 5 ग्रहण लगे थे। ये जो 50 और 52 का पूरा स्पेल था 2 साल का, उसमें तो उसमें पाकिस्तान के हालात में क्या हुआ कि पाकिस्तान में सबसे पहले, अभी चूँकि आइन तो बना नहीं था, लेकिन उस वक्त करारदाद मकासद जो थी 12 मार्च 1950 को दस्तूर साहब जो भी असम्बली उस वक्त, चूँकि पाकिस्तान बनने से पहले जो इलेक्ट हुए हुए थे लोग, वही असम्बली कंटिन्यू कर रही थी चूँकि इलेक्शन तो अभी नहीं हुए थे। तो उसके लिए क्या हुआ कि सबसे पहले ज़रूरत महसूस की गई और कहा गया कि पाकिस्तानी आइन बनना, उसके लिए आइन के लिए कुछ असूल जो है ना, वो कवानीन, जो बेसिक जो चीज़ें थी वो तय की गई और फ्रेमवर्क यानी यूँ समझने के बनाया गया। और उसमें क्या था कि रियासत के इस्लामी तशख़्ख़ुस था, इस रियासत का जमहूरी असूलों के साथ उसकी वाबस्तगी थी, इस पर ख़ासा जोर दिया गया था। अक्टूबर 51 में पाकिस्तान की आइन साज जो उस वक्त की असम्बली थी और नए आइन का मसवदा तैयार करने के लिए ना जो कमेटी उसने तैयार की थी, उसने ये सारी चीज़ें जो है ना उस कमेटी ने ये सारी सामने रखी थी। और इसी दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो थे पहले लियाकत अली खान साहब, उनकी शहादत हो गई 16 अक्टूबर 1951 में। इनकी मौत जो है वो खासी चौंका देने वाली थी, बहुत ज़्यादा गहरे असरात के हामिल थी और ताकत का एक खला उसकी वजह से पैदा हुआ, जिसकी वजह से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जो था वो बिल्कुल उरूज पे था। चूँकि नया ना मुल्क बना था, अभी कुछ भी नहीं था, अपनी वो स्टेबल होने की पोजीशन में अभी चल रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान को काफ़ी सियासी जो अदम इस्तेहकाम का तो डेफिनेट उसका सामना करना ही पड़ा। और उसकी वजह से हुआ क्या है, जो सियासी क़यादत थी उसमें मुतवातर तब्दीलियाँ होनी शुरू हो गई। मुस्तहकम हुकूमत जो थी उसकी तश्कील में बहुत ज़्यादा चैलेंज जो थे वो सामने आना शुरू हो गए। कई वज़ीर आज़म आए, कुछ महीनों के लिए आया, कुछ साल के लिए आया, ऐसे बस रैपिडली वो चेंज होते चले गए। और ये जो हुक्मरानों की तब्दीलियाँ थी इसने मुल्क को मज़ीद कमज़ोर किया। उस वक्त बिल्कुल नौज़ायदा एक बच्चा सा था मुल्क हमारा। तो उसके बाद, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो मुआशी अदम इस्तेहकाम था। सियासत के साथ साथ लाजमी बात है मईशत का भी गहरा अमल दखल होता है। और इस दौरान पाकिस्तान ने गैर मुल्की इमदाद के लिए कोशिश शुरू कर दी थी। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था, ये नहीं है कि आज से हम शुरू हो रहे हैं।
ये उस वक्त भी ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। तो पाकिस्तान में 1950 और 29 मार्च जो 1952 के दरमियान का अरसा जो है ना, अहम सियासी पेशरफ्तें और चैलेंजेस जो सामने आए उनसे बड़ा भरपूर था। आइन का मसवदा, जैसे मैंने जिक्र किया, करारदाद मकासद का तारुफ, माली सियासी अदम इस्तेहकाम इस दौरान हुआ जब बुर्ज हौत, बुर्ज सुंबला और नॉर्ड्स के ग्रहण का मुश्किल दौर जारी था। इसके साथ साथ अगर हम साथ में देख लें कि उस वक्त दुनिया में क्या था, ये हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में हो रहा था, नहीं दुनिया में क्या हो रहा था। तो दुनिया में जो उस वक्त था कि जून 1950 में शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की जंग शुरू करवा दी गई थी, और इसमें ये अमेरिका बहादुर की सबसे बड़ी उस वक्त के दौर में कामयाबी समझे थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली थी उसने नवंबर 1950 में करारदाद मंजूर की थी, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को ऐसे हालात में कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी थी जहां इत्तफ़ाक़ राय की कमी की वजह से सलामती कौंसिल जो है वो लगभग गैर मौसर हो जाती है या कुछ भी काम करने से कासर रहती है। 8 सितंबर 1951 को दूसरी आलमी जंग के बाद सैन फ्रांसिस्को का मुआहदा हुआ। उसकी वजह से जापान और इत्तहादी ताकतें जो थी वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई कि जंग को ख़त्म किया जाए, और जापान की खुद मुख्तारी जो है उसके बाद बहाल हुई। जापान की जंग का दूसरी जंग अजीम के बाद से जो सिनेरियो चल रहा था उसका ख़ात्मा हुआ। फिर 1951 में अमेरिका ने एक जौहरी प्लांट जो था, एटॉमिक पावर का प्लांट था, उससे बिजली पैदा शुरू कर दी बनानी फर्स्ट टाइम। तो 3 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ कि बरतानिया ने एटम बम का पहला कामयाब तजर्बा कर लिया। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बाद जौहरी हथियार या एटम बम बनाने वाला ये तीसरा मुल्क बन गया। अमेरिका ने 1952 में अपने पहले हाइड्रोजन बम का बैरुल-काल में भी तजर्बा जो है ना वो कर लिया था। ये बात ख़ासी गौर तलब है यहाँ, जो मैंने देखा ये सारे फेजेस में, कि जहाँ जहाँ ये हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा असरात हुए, लेकिन उसके बाद दूसरे पाकिस्तान के बाद से सबसे ज़्यादा जो इससे मुतासर हुए हैं इन ग्रहणों से वो हुए हैं अरब ममालिक। अब अरब ममालिक की अगर बात की जाए, जैसे मैंने अभी जिक्र किया है, तो 1950 से 1952 तक जो अरब ममालिक जो थे उनमें भी बहुत सारी सियासी तब्दीलियाँ आई, पेशरफ्त मुख्तलिफ मामलात में हुई। उनमें अहम वाक़यात में 1952 का मिस्री इनकलाब था शहनशाहियत के ख़िलाफ़। उसके बाद उर्दन के शाह अब्दुल्ला जो अव्वल थे उनका कत्ल हुआ, और लबनान में और शाम में जारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम जो था उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। फ़लस्तीनी इलाके उर्दन और मिस्र के कंट्रोल में थे, और इस खित्ते को जारी तनाज़ात और नकल मकानी के मसाइल का सामना था। उस वक्त भी ऐसी मुहाजिरीन के प्रॉब्लम चल रहे थे। सर्द जंग का दौर मशरिक़ वस्ता को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। ये जोग्राफियाई सियासी तनाज़र जो है अरब ममालिक के अंदर सियासी और उभरती हुई कौम परस्त तहरीकों का जो है ना सबब बन रहा था। अब इसका दूसरा दौर जो आया इन ग्रहणों का, बुर्ज हौत में साउथ नोड और बाकी बुर्ज मीज़ान के साथ जो सिलसिला चला, तो उसमें ये सिलसिला आ जाए 1951 के बाद अगर हम देखें तो पूरे 18 साल के बाद ये बुर्ज हौत सुंबला के ग्रहण जो थे 22 सितंबर 1969 से 25 मार्च 1970 तक के दरमियानी अरसा में लगे। इस दौरान पाकिस्तान के हालात देखें तो पता चलता है कि हमें वो 25 मार्च 1969 को 1969 को अयूब खान साहब ने बढ़ती हुई सियासी बदअमनी और सियासी इस्लाहात के मुतालबा की वजह से ना सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया, और उन्होंने अपना इक़्तिदार जो है वो अवाम या सिविलियन को सौंपने के बजाय याह्या खान साहब को सौंप दिया। दिसंबर 1970 के इंतखाबात जो हुए वो 1947 के बाद, यानी क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में होने वाले पहले जो है ना वो आम इंतखाबात थे। इन इंतखाबात ने पाकिस्तान में सियासी और नस्ली तकसीम को मज़ीद नुमायाँ कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में, ये सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं आज के इस फेज़ में आके बात करूँगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा कि इस वक्त हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और मैं क्या कह रहा हूँ। तो शेख मुजीबुर रहमान की जो क़यादत में अवामी लीग थी उसने मशरक़ी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश बन चुका, भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली थी। यानी मेरे ख्याल में चंद एक सीटें, 2-3 सीटें छोड़ी थी उसने, तो बाकी सारी की सारी स्वीप कर दिया था। जबकि भुट्टो साहब की जो क़यादत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने मगरबी पाकिस्तान में, यानी इस वक्त जो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें अक्सरियती नशस्तें हासिल कर ली थी। इन नताइज को मिलाने और अवामी लीग के जो मुतालबात को पूरा करने में नाकामी डेफिनेट होनी थी, क्योंकि मामलात नज़रियात कुछ टकरा रहे थे। यहाँ पाकिस्तान की समझ लीजिएगा कि हतमी अलहदगी और 1971 में बांग्लादेश का जो क़याम था वो अमल में आ गया। ये बात याद रखिएगा कि ग्रहणों के जो असरात होते हैं ना, वो ग्रहण शुरू होने से 6 महीने पहले से शुरू हो जाते हैं, और ये फेज़ जो स्पेल ख़त्म होगा तो उसके 6 महीने बाद तक भी जारी रहेंगे। इस दौरान
मईशत जो है उसमें अफरात ज़र, बेरोज़गारी, सुस्त रफ्तार तरक्की जैसे चैलेंज जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाती है। सियासी अदम इस्तेहकाम और बदअमनी तो ख़ास तौर पर जो है ना वो 1970 के आम इंतखाबात जो थे उनकी वजह से बढ़ी भी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के मुआशी हालात जो थे वो ख़ास से डैमेज हुए, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उन पर असर पड़ा। इसी तरह अगर हम देखें कि ये दूसरे स्पेल में जो ग्रहणों का चल रहा था कि बुर्ज हौत, बुर्ज सुंबला के जो ग्रहण थे, ये सारा कुछ मैं अभी जैसे बता रहा हूँ कि मुआशी अदम इस्तेहकाम, अयूब खां का इस्तीफ़ा, सियासी हलचल, इंतखाबात, नस्ली और सियासी तकसीम और बांग्लादेश का क़याम, ये सारा कुछ पाकिस्तानी तारीख़ में बिल्कुल एक ड्रामा की तरह है, ड्रामाई तब्दीलियों का सबब ये बना। और अगर हम इसी दौरान में अब इसको ज़रा थोड़ा सा रोक के देखते हैं कि दुनिया में उस वक्त क्या हो रहा था, तो 20 जुलाई 1969 को 69 को अपोलो 11, अपोलो 11 जो था वो चांद पे उतर गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ये चांद पर उतरने वाले या जाने वाले पहले इंसान बन गए। वियतनाम जंग जो था वो तनाज़ा मुसलसल बढ़ता चला जा रहा था। अमेरिका वियतनाम में भारी जंगी कार्रवाइयों में मसरूफ़ था, इंतहा का कत्ल वारत हो रहा था। इस अरसे में अमेरिका में वसी पैमाने पर जो है ना जंग के मुखालिफ मुजाहरे जो है ना वो शुरू हो गए और जंग की बढ़ती हुई मुखालफत नज़र आना शुरू हो गई। 4 मई 1970 को ओहायो नेशनल गार्ड जो थे उन्होंने कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी थी, उसमें वियतनाम जंग के मुखालिफ जो एहतजाज करने वाले तलबा थे उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और खासे यानी लगभग 9, 10, 12, 15 जो है ना वो ज़ख्मी हो गए। इस वाक़या की वजह से ये बिल्कुल जंग मुखालिफ जो तहरीक थी ना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई। और इसके साथ साथ चिली और वसी जो लैटिन अमेरिका जो था ना उसमें भी इस दौर में बहुत सारी सियासी तब्दीलियाँ और अदम इस्तेहकाम जो है ना वो देखने को मिला। अरब ममालिक में 1969 और 1970 के ग्रहण के जो असरात थे उनमें एक बार से दोबारा से इनकलाब, तनाज़ात, तब्दीलियाँ, थल पथल, दोबारा से नई इलाकाई सफ़बंदियाँ जो है ना वो देखने को मिली, जिनमें लिबिया का इनकलाब, उर्दन में ब्लैक सितंबर जैसे तनाज़ात, जिसमें उर्दनी हुकूमत और फ़लस्तीनी लिबरेशन आर्मी के दरमियान में झड़पें हुई और बहुत शिद्दत से हुई थी। ऐसे वाक़यात जो है ना इनमें सब में शामिल हैं। और अब इसके बाद चलते हैं पाकिस्तानी तारीख़ में बुर्ज हौत के ग्रहणों का जो तीसरा दौर आया वो था साल 1970 के बाद से 18 सालों के बाद बुर्ज हौत में बुर्ज सुंबला और नॉर्ड्स के दरमियान में ग्रहणों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हुआ 1988 से 1989, 2 साल। तो इसमें क्या हुआ कि अब देखिएगा 88 में सबसे जो अहम वाक़या, सबसे बड़ा काम हुआ वो जनरल ज़िया साहब की जो थी वो 17 अगस्त 1988 को त्यारे के हादसे में जो दुनिया से उनका जो जाना था, उसके साथ 35 हमारे ये जर्नैल थे, अमेरिकन सफ़ीर और उनका जर्नैल भी शामिल थे उसमें। सब की जो है ना वो एक ही त्यारे में सारा कुछ फारग हुआ और इतना बड़ा जो है ना खला पैदा हुआ कि जिसके इस जो अमवात की वजह से ना पाकिस्तान में फ़ौजी आमरीत जो थी जो ज़िया साहब ने कायम कर रखी थी, उनका एक तवील दौर था, लगभग 11 साल, 10.5 11 साल का बनता है, उसका ख़ात्मा हुआ। बेनज़ीर भुट्टो साहबा दिसंबर 1988 में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बन गई और ये जो उस वक़्त एक इस्तारे के तौर पर सामने आई कि इन्होंने आमरीत का ख़ात्मा किया। उनके तवील बहुत सारी जद्दोजहद थी, बहुत सारी कुर्बानियाँ थी। अब इसके साथ सराउंडिंग में, पाकिस्तान के सराउंडिंग में क्या हो रहा था कि अफ़गानिस्तान से उस वक्त जो है ना सोवियत यूनियन जो वो जंग अफ़गानिस्तान में जो जारी की हुई थी रूस ने, तो उसके बाद उसका इनखला हो रहा था, 88 में शुरू हुआ जो कि 89 में लगभग मुकम्मल हो चुका था। अफ़गानिस्तान में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम जो है ना वो पैदा हो चुका था, जिसका असर बराह रास्त पाकिस्तान पे पड़ता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। अफ़गानिस्तान के हालात वाक़यात अगर बेहतर हैं तो पाकिस्तान में बेहतरी आती है, वरना गड़बड़ हो जाती है। और ये सारा जो सिलसिला था सोवियत यूनियन वाली जंग का, उसकी वजह से पाकिस्तान को लाखों अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं उनकी मेज़बानी जो है ना वो भी करना पड़ी। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि अस्करियत पसंद जो ग्रुप थे उनका भी जो है ना वो हमें सिलसिला भुगतना पड़ा। ख़ासा मुश्किल रही, तनाज़ात रहे उनके साथ, वो सिलसिला लगभग किसी न किसी शक्ल में आज तक जारी है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को 1989 में ख़ारजा पॉलिसियों और सिक्योरिटी के मामलात पर कंट्रोल हासिल करने के सिलसिले में ना फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। नवाज शरीफ की क़यादत में हिज़्ब इख्तिलाफ़ और IJI यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो थे, ये भी प्रेशर जो है ना बिल्टअप कर रहे थे, ये भी उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे थे। तो इसके साथ साथ अगर दूसरा हिस्सा देखा जाए तो मकबूजा कश्मीर में भी
1989 में हालात तेज़ी से जो है ना वो ख़राब हो रहे थे। इसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान में भी कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी उस वक़्त। इसके बाद अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के इंटरनल जो था 1989 में ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध के इलाकों में शिया और सुन्नी जो ग्रुप थे उनके दरमियान में फ़िरका वाराना जो कशीदगी थी वो बढ़ रही थी। फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात तवातर से होते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होता चला जा रहा था। पाकिस्तान के जौहरी हथियार उस वक़्त जो थे उसके सिलसिला में जो भी प्रोग्राम चल रहा था उस पर बहुत ज़्यादा अमेरिका बहादुर को खदशात पैदा हुए। उन्होंने क्या किया कि उसकी वजह से ताल्लुकात कुछ ख़राब होना शुरू कर दिए और अमेरिका ने क्या किया कि प्रेसिडेंट तरमीम एक ला के उसके तहत पाकिस्तान पे पाबंदियाँ आयद कर दी। साल जो था 1988 और 1989 का जो साल था उसमें पाकिस्तान में मुआशी तौर पर एक किस्म का जमूद छाया हुआ था और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम भी उरूज पे था। अब आगे बात जी पाकिस्तान के जो ना साथ साथ जो इंटरनेशनल उस वक्त हालात क्या थे 88 और 89 में। दीवार बर्लिन जो है 9 नवंबर 1979 को यानी 89 को गिर चुकी थी। उसके साथ सरजंग का ख़ात्मा भी हो गया, जिसकी वजह से जर्मनी का इत्तेहाद हुआ, कम्युनिस्ट हुकूमतों के ख़ात्मे का आगाज़ हुआ, सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान से अपनी चुके पिसपाई उसकी हो गई थी, जिसकी वजह से उसका आलमी असर रसूख भी कम हुआ। पोलैंड और हंगरी जैसे जो ममालिक थे उसकी समेत पूरे यूरोप में बल्कि जमहूरियत की हामी तहरीकें जो है ना वो उरूज पे उस वक़्त थीं। ये तहरीकें कम्युनिस्ट हुकूमतों के ख़ात्मे का सबब भी बनी। इसी दौरान चीनी तलबा ने 1989 में बीजिंग के त्यानन स्क्वायर में जमहूरियत की हमायत में एक ज़बरदस्त तहरीक जो है ना वो शुरू कर दी। मुजाहरे होने शुरू हो गए बहुत ज़्यादा, तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना 4 जून को क्रैकडाउन किया गया, फ़ौज ने क्रैकडाउन किया और ये तहरीक ख़त्म की गई। लेकिन इसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि सैकड़ों, कुछ कहते हैं हज़ारों जो है ना अफराद उनकी हलाकत हो गई थी। लगभग 4,500 हज़ार अफराद की शुनीद रही अखबारात में उस वक़्त भी। इसके साथ साथ ईरान इराक़ जो है ना मोहलक तरीन जंग जो है ना 20 अगस्त 1988 को अक़वाम मुत्तहिदा की जो सालसी में होने वाली जंग बंदी थी उसके साथ ख़त्म हुई। लगभग ये भी जो है ना 8-9 साल ये जंग चलती रही थी। अक्टूबर 88 में अलजायर में मुआशी जो अदम इत्मीनान, बेरोज़गारी, एक जमाती निज़ाम के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना वो मुज़ाहरे और तशद्दुद जो वाक़यात थे वो होना शुरू हुए। इन मुज़ाहरों और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो ये सारे एहतजाजी तहरीकें चल रही थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया गवर्नमेंट ने और डेफिनेट अपनी फ़ौज को या अपने अदारों को इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी वजह से सैकड़ों जो है ना हलाकतें हुई। चूँकि वो लगभग कंफर्म फिगर नहीं है, तो इसकी वजह से अलजायर की आवाम जो थी वो 89 में नया आइन मंजूर कराने में कामयाब हो गई। इस दौरान फ़लस्तीनी अवाम जो थे वो भी सरापा एहतजाज बन गए और उन्होंने इंतफादा के नाम से जो एक तहरीक का आगाज़ कर दिया। तो उसकी वजह मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी जो थी उस पर इसराइल का चूँकि कब्ज़ा हुआ था, तो उसकी वजह से फ़लस्तीनियों ने यह तहरीक जो शुरू की तो इसको बगावत का नाम दे दिया गया और ये 87 से 89 तक ये सिलसिला जारी रहा। और 88 में यासर अरफ़ात की जो क़यादत थी उसमें फ़लस्तीन लिबरेशन आर्मी, चूँकि उनकी अपनी थी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, और उसने फ़लस्तीन की आज़ादी का ऐलान कर दिया। ये फ़लस्तीनी मज़ामत और फ़लस्तीन की बैनुल-अक़वामी जो शनाख्त थी उसके लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। और मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक ने अरब इसराइल अमन अमल में उस वक़्त तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम किरदार अदा किया। लबनान की खाना जंगी जो 1975 से जारी थी, अरब लीग के अरकान की सालसी की वजह से ताइफ में मुआहिदा हुआ और ये जंग जो है ना अक्टूबर 1989 में ख़त्म हुई। यानी ये स्पेल ने क्या काम किया ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ शुरू होता है पाकिस्तानी तारीख में बुर्ज हौद के ग्रहणों का चौथा दौर। और अब ये बात अगर 18 साल जो है ना पीछे जाना पड़ेगा अभी आज से, हम चूँकि अभी पिछला है आखिरी था चौथा, तो ये सितंबर 2006 से शुरू हुआ और अगस्त 2007 तक ये सिलसिला जारी रहा। और साल 2007 में उस वक्त अहम सियासी हलचल मची जब बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन 2007 में जलद वतनी से वापस आने के बाद आम इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए उनकी असैसिनेशन हुई। और ये था वक्त 27 दिसंबर का जब रावलपिंडी में यह सारा जो वक़ूआ हुआ। और इस दौरान
परवेज़ मुशर्रफ ने नवंबर 2007 में जब एहतजाज शुरू हो गया तो उन्होंने आइन और अदलिया को मुअत्तल कर दिया, इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, उन्होंने आर्मी चीफ के ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन सदर का ओहदा जो है ना वो बरकरार रखा, सदारत नहीं छोड़ी, अपने इख्तियारात अपने पास रखे। मार्च 2007 में जब मुशर्रफ साहब ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ किया, जिससे वकला और सिविल सोसाइटी की तरफ से ज़बरदस्त एहतजाज शुरू हो गया। वकला की तहरीक ने एक थोड़ा लंबा टाइम लिया, लेकिन जब ज़ोर पकड़ा और अदालती आज़ादी की बहाली का मुतालबा किया तो जुलाई 2007 में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद का मुहासरा भी हुआ, जहां हुकूमत का मजहबी अस्करियत पसंदों के साथ तसादम हुआ, जिसकी वजह से सैकड़ों हलाकतें हुईं। पाकिस्तान में अस्करियत पसंदी में उस वक्त बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ। साल 2007 में अमेरिका में जो सब प्राइम मार्गेज का बहरान जो शुरू हो गया, जिसकी वजह से आलमी मालियाती बहरान जो है ना वो शुरू हो गया, उसने समझे कि इब्तिदा होगी उसकी ना, जो 2008 तक अजीम कसाद गुजारी जो है ना उसकी शक्ल इख्तियार कर गया। पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा सफ़र हुई थी, बहुत बुरा हाल हुआ था। शुमाली कोरिया ने 2006 में अपना पहला जो है ना जौहरी तजर्बा यानी एटमी तजर्बा कर लिया था, जिसकी वजह से जौहरी फैलाव के बारे में आलमी खदशात बढ़ना शुरू हो गए थे। जून 2007 में फ़लस्तीन की दो जमातों हमास और जो हुक्मरान जमात थी अल-फतह, उसमें जो है ना वो इलाकों के कंट्रोल की वजह से मुसल्ला जो तसादम था वो शुरू हो गया, और जिसके बाद हमास के ज़ेर कंट्रोल जो है ना गज़ा और अल-फतह के जो ज़ेर कंट्रोल मगरबी किनारा आ गया। इराक़ में फरवरी 2006 में शिया और सुन्नी मलेशिया जो है ना उसकी जंग की वजह से सामरा में अल-अस्करी मस्जिद की तबाही के नतीजे में ना हज़ारों अवामी हलाकतें हुईं, जिसके बाद अमरीकी सदर बुश ने इराक़ को मुस्तहकम करने और तशद्दुद को कम करने के लिए ना इजाफी फ़ौजियों की तैनाती का ऑर्डर कर दिया। मिस्र को इस अरसा के दौरान महंगाई, बेरोज़गारी और अवाम में बढ़ती हुई बेइत्मीनानी का सामना रहा। हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया। हुस्नी मुबारक की हुकूमत को इसराइल के साथ अमन मुआहदे को बरकरार रखने के लिए अमेरिका से खतरखा माली इमदाद भी मिली। मैंने आपको पुराने सालों के ना ग्रहणों के अदवार की तफसील इसलिए बताई है कि अब जब मैं आपको इस 18 सितंबर 2024 के चांद ग्रहण के बारे में बताऊंगा तो आपको बुर्ज हौत में ग्रहण किस तरह हालात को दोहराते हैं या ये पैटर्न जो है इसको किस तरह से लेके आते हैं, तो उसे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका कि 18 सितंबर 2004 का चांद ग्रहण जो है ना आने वाले 2 सालों तक बुर्ज सुंबला और बुर्ज हौत में लगने वाले ग्रहणों का ये पहला ग्रहण है। ये सिलसिला एक चल रहा है, ये 2 साल दौर बहुत अहम साबित होगा। इस दौर में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ रूनमा हो सकेंगी। यह दौर लोगों, अदारों या निज़ामों के अरूज ज़वाल का बाइस भी बनता है। इस दौर में पुराने निज़ाम नज़रियात और ख़यालात का ख़ात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तान और आलमी सतह पर बड़ी तब्दीलियाँ और अहम वाक़यात का इम्कान है। सियासत, मईशत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में अहम तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। 18 सितंबर का ये चांद ग्रहण जो इसके जायचे को अगर देखें तो बुर्ज सुंबला में सूरज और बुर्ज हौत में चांद जो है ना डेफिनेट मुकाबले में बुर्ज सुंबला निज़ाम और प्रैक्टिकल लॉजिक जो है उसकी सोच को इंडिकेट करता है, और बुर्ज हौत जो है वो आइडियलिज़म, जज्बातियत, पैशंस को और तवहमात, बिलावजह के वो शकूक व शुबहात उनका अलंबरदार है। इसके मुकाबले की वजह से ये चांद और सूरज का जो ग्रहण तो डेफिनेट इसी वजह से होता है। तो पाकिस्तान में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव की जो है ना अक्कासी हो रही है, और बुर्ज हौत में अगर चांद को देखा जाए तो चांद जो है ना सियासी हालात पर आवाम की जज्बाती रद्द अमल के इजहार का जो है ना वो इस वक्त ज़रिया बन रहा है। बुर्ज हौत में चांद और नेपच्यून का करान जो हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट के आने वाली तरफ से आने वाली जो अफवाहें हैं, खुफिया एजेंडों से सियासी क़यादत पर दबाव, और जिसकी वजह से सियासत और सियासी क़यादत के नुकसान की निशानदेही हो रही है। ये ज़हन में रखिएगा, सियासत और सियासी क़यादत का नुकसान, और इसकी वजह से मज़ीद छुपे हुए जो मामलात हैं, जो खुफिया बातें हैं, खुफिया चीज़ें हैं, वो जो है ना मंजर-ए-आम पे आ जाएंगी। अवाम इस सियासी और अदालती निज़ाम से मज़ीद मायूसी की तरफ जाएंगे या मायूस हो सकेंगे, और इस मायूसी में मीडिया की हेराफेरी और गलत मालूमात की फ्राहमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगी, जिसकी वजह से अवामी रद्द अमल जो है ना वो खुल के सामने आ जाएगा। बुर्ज सुंबला में सूरज का बुर्ज हौत में नेपच्यून से मुकाबले की वजह से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर छुपी हुई करप्शन, धोखाधड़ी के जो इंकशाफात है वो भी सामने आएंगे। नेपच्यून के असर का मतलब ये भी है कि सच्चाई और हकाइक को छुपाने की कोशिशें होंगी, लेकिन ये सब सिर्फ वक्ती तौर पर कामयाबी होगी। इसके बाद ये सब चीज़ें तश्तस बाम होगी, यानी बिल्कुल खुले रोशन
जो चीज़ें हैं वो आपके सामने पहुंच जाएंगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। बुर्ज सुंबला में अतारद और बुर्ज हौत में ज़ोहल का मुकाबला ये बता रहा है कि हुकूमत और अदलिया के अंदर फैसला साजी जो होगी उसकी वजह से संगीन तनाव जो है ना वो बरकरार रहेगा, बल्कि मज़ीद बढ़ेगा। ये इस्टेब्लिशमेंट और इस्लाहकार जो भी बज़ाम खुद से वो पाकिस्तान के जो परवरदा बने हुए हैं या पाकिस्तान की बेहतरी करने के वो अलंबरदार हैं, और वो जो खुफिया निज़ाम लाना चाह रहे हैं ना, उसमें कानूनी तख़ीर होगी, ब्यूरोक्रेटिक जो रुकावटें पैदा होंगी, और ये शायद बेल जो है वो मंडे नहीं चढ़ सकेगी। बुर्ज सुंबला में सूरज, बुर्ज हौत में चांद, दोनों का बुर्ज जौज़ा में मौजूद मुश्तरी से तरबी होने से सियासी रहनुमाओं की तरफ से मुबालगा आमेज़ दावे, नज़रियाती लड़ाइयाँ और कानूनी मामलात से मुतल्लिक़ तनाज़ात का इशारा भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। बुर्ज मीज़ान पाकिस्तानी ज़ायचे का छठा घर और डेफिनेट छठा घर है, तो ये अदलिया और इंसाफ का घर भी है। इसमें जो है ना ज़ोरा इस वक्त मौजूद है और साउथ नोड भी यहाँ मौजूद है। और इस चांद ग्रहण के दौरान नई कानूनी कार्रवाइयाँ जो है ना यहाँ उनमें तेज़ी आ सकती है। इससे अदलिया और सियासी अदारों के दरमियान में जो तनाज़ा है या तनाव है वो बढ़ सकेगा। और इस अरसे के दौरान कानूनी फ़ैसलों की बुनियाद पर कुछ सियासतदान और कानूनी शख्सियात का जो किरदार है नुमायाँ होकर सामने आएगा, और साथ ही कुछ अफराद, कुछ अदारों का, कुछ अहबाब का जो है ड्रामाई इख्तिताम भी हो जाएगा, यानी बिल्कुल ख़ात्मा बिल खैर जिसको कहेंगे आप मुअज़्ज़ब अल्फाज में, वो भी हो जाएगा। बुर्ज मीज़ान में ज़ोहरा की बुर्ज जौज़ा में मौजूद मुश्तरी के साथ बनने वाली जो तसलीस है यानी ट्राइन, उसकी वजह से मौजूदा जो पाकिस्तानी बहरान है और तनाव है उसको कम करने के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव भी अपना काम करेगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ पाकिस्तान तक बात नहीं रहेगी। अब बुर्ज हौत में चांद और नेपच्यून का बुर्ज जद्दी में रुजत पजीर जो है ना प्लूटो, चूँकि इस वक्त वो रेट्रोग्रेड हुआ है, तो प्लूटो के माबैन जो बनने वाली ट्राइन है उसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत और पोशीदा ताकतें जिनको हम खुफिया हाथ भी कहते हैं, तो उनके अंदरूनी राज जो उनके आपस में डील होती है, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, जैसे आपने कभी वीडियो लीक आती है, कभी कोई ख़बर कहीं से निकल के आ जाती है, तो ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी और उनके आपस के खुफिया जो मसाइल हैं आपस के टकराव के नज़रियाती तौर पर किसी तरह से भी वो भी सामने आएंगे। बदउनवानी पे मबनी स्कैंडल जो है ना वो भी मंजर-ए-आम पर आएंगे, और उसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल जो उसका इजहार होगा वो भी आप देखिएगा। प्लूटो के असर की बुना पर यह दौर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में गहरी और तवील मुद्दती तब्दीलियों को ज़ाहिर कर रहा है। पाकिस्तानी ज़ायचे का 10वां घर, मैं मुख्तलिफ पाकिस्तानी ज़ायचे के घरों को इसलिए कर रहा हूँ कि जो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और ये यहाँ चूँकि इजहार हो रहा है, ताल्लुक़ बन रहा है हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का, पावरफुल जो हल्के हैं उनका, और जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहे किसी भी पॉइंट पे है, किसी भी हालत में, तो पाकिस्तान का 10वां घर जो है ना मिड हेमन जो है ना वो बुर्ज दलो बनता है। और ये जो है बुर्ज हौत और बुर्ज सुंबला के इस मैवरी चांद ग्रहण से मुतासर होगा, जिसकी वजह से उलझे हुए खुफिया मामलात, स्कैंडल्स और ताकत की जो कशमकश है यानी कंट्रोल का हासिल करना मुख्तलिफ अदारों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, ये चीज़ सामने आएगी। और इसकी वजह से हुक्मरान और ताकतवर अफराद जो है ना वो मुतासर होंगे, जबकि अदलिया का किरदार जो है ना बहुत ज़्यादा अहम होने की वजह से अदालतें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब करेंगी, या उसकी बाज़पुरश करेंगी, या उसको जैसे कहते हैं ना कि ज़रा वो खींच कर रखेंगी। तो मजमूई तौर पर 18 सितंबर 2024 का जो चांद ग्रहण पाकिस्तान में इक़्तिदार की जंग, पोशीदा एजेंडे की कारफरमाइयों, धोखाधड़ी, फ़रेब, स्कैंडल्स और नज़रियाती लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी इन असरात के तहत आपको, जबकि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो जारी तनाज़ात हैं वो भी इन असरात की वजह से तेज़ होंगे। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों में खुले आम तनाज़ात आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से बड़ी सियासी तब्दीलियों के अलावा अवामी अदम इत्मीनान, अवामी बेचैनी और तनाव से अवामी एहतजाज भी देखने को मिल सकेंगे। ये चांद ग्रहण पाकिस्तान के सेहत के बुनियादी ढांचे और अवामी जो खिदमात हैं उनसे मुतल्लिक़ मसाइल को भी सामने लाने का सबब बनेगा। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये ग्रहण दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को कैसे मुतासर करेगा ये भी थोड़ा सा जिक्र कर दूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने ख़ास हस्तियों का जिक्र करना है। तो मुख्तसर अर्ज़ से है कि ये ग्रहण जो है ना अमरीकी ज़ायचा के चौथे घर को मुतासर कर रहा है। इस घर का ताल्लुक़ चूँकि अवाम से है, नेपच्यून की हेराफेरी और गलत मालूमात की वजह से जो है ना अवाम जो उलझ जाएंगी, जिसकी वजह से अमेरिका की जो अंदरूनी तकसीम है वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। बुर्ज हौत में नेपच्यून की वजह से अमेरिका को कुदरती आफात का सामना भी करना पड़ेगा। अमेरिका का खलीजी और जनूब मशरकी साहलों पर समुद्री तूफ़ान और जो सैलाब हैं, और इसके साथ साथ जंगलात की आग भी जो है ना वो शदीद इनके माहौल को मुतासर करने का सबब बनेगी। ये ग्रहण जो सियासी जमातों की हेराफेरी, खुफिया एजेंटों या स्कैंडल्स को भी बेनकाब जो है ना वो
कर सकेगा, जिसकी वजह से अमेरिका अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से शदीद मसाइल का शिकार रहेगा। और ये जो अंदरूनी मसाइल अमेरिका के, इसकी वजह से अमेरिका के सदारती इंतखाब जो हैं उनके नताइज भी मुतासर होंगे। अमेरिका के इंतखाबात के मुमकिन तौर पर नताइज जो सामने आएंगे वो अदालतों में चैलेंज होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। देखिएगा क्या चलता है, क्योंकि 2000 में भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अल गोर के दरमियान में सदारती इंतखाबात के दरमियान में कोई तनाज़ा पैदा हुआ था, जिसका हतमी नतीजा जो सुप्रीम कोर्ट में ही तय हुआ था। और अब इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये बातें मैं अमेरिका की कर रहा हूँ, इसके बारे में तफसीली वीडियो भी जल्दी इंशाल्लाह बनाऊँगा और आप सब पहुँच जाएंगे। अमेरिका को इस मुतनाज़ा, मैं अभी से कह रहा हूँ, मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद बहुत से जो चैलेंज हैं उनका सामना करना पड़ेगा। और अगर इसको देखा जाए कि इसका बगल बच्चा जो है अमेरिका का वो है इसराइल, उसके जायचा के 12वें घर में, चूँकि 12वां घर जो कि बुर्ज सुम्बला में और बुर्ज हौद के 6ठे घर को मुतासर करेगा, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी स्वार्थकारी और दाखिली सलामती के जो मामलात हैं वो शदीद मुतासर हो सकेंगे। अब ये ज़्यादा इतने इफ़ेक्ट होंगे कि जैसे कि गुज़श्ता बरस इसराइल के ताले पर जब साउथ नोड का जो ग्रहण लगा था ना, उसके बाद से गज़ा जंग की शुरुआत हुई। साउथ नोड इसराइल के जायचे के 6ठे घर में से जब गुजरेगा तो इसके नताइज इसराइल के हक में अच्छे नहीं निकलेंगे और वो अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहेगा। इसके अलावा यह भी इम्कान है कि इसराइलियों को अपनी गलतियों और ज़्यादतियों का ज़्यादा अच्छे तरीके से एहसास भी हो जाएगा। यह कहना तो मुश्किल है कि वो इनका अजाला करने की कोशिश करेंगे या नहीं, लेकिन इसराइल के अंदरूनी सियासी हालात को देखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जंग के ज़िम्मेदार सियासतदानों के लिए हालात जो है ना वो मुश्किल हो सकते हैं। ये ग्रहण इसराइल में अवामी एहतजाज को तेज़ करने का सबब भी बनेगा, जिसकी वजह से इसराइल को बैरूनी और अंदरूनी जो है ना चैलेंज हैं उनका सामना, शदीद चैलेंज जो है उनका सामना करना पड़ेगा। अगर बात की जाए, यहाँ एक बहुत अहम फैक्टर है हमारे इस वक्त, वो है ईरान। अब ईरान के जायचा के ये ग्रहण जो है ना दूसरे घर को मुतासर कर रहा है। बुर्ज हौत में चांद जो है ना वसाइल, कर्ज़े और गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतासर करने का भी सबब बन रहा है। और ये ग्रहण जो है वो माली तनाव के साथ साथ बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सबब भी बन सकेगा। ईरान के हवाले से बात कर रहा हूँ। ईरान के ताले के मुखालिफ घर में बुर्ज दलो उसका मुखालिफ घर है, तो उसमें मरीख जो बैठा हुआ है वो फ़ौजी कार्रवाइयों में इजाफे का सबब बन सकेगा, जबकि 10वें घर में मुश्तरक असरात ईरान को खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ाने में मुआवनत करेंगे, उसका साथ देंगे। यूक्रेन और रूस की जंग अभी जारी रहेगी। इस दौरान दोनों पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव रहेगा। ये दोनों के माली मामलात भी ख़राब करने का सबब बनेगा ये ग्रहण। इस चांद ग्रहण से इंडिया के माली और समाजी जो चैलेंजेस हैं उनमें भी मज़ीद इजाफा हो सकेगा। चांद ग्रहण से अरब ममालिक के लिए भी जो है ना वो मज़ीद चैलेंज बढ़ सकेंगे और अरब ममालिक को नई जंगों और इख्तलाफात का, अंदरूनी इख्तलाफात भी, बैरूनी इख्तलाफात भी जो है ना उनका सामने, जैसे कि माजी के जो ग्रहण बता रहे हैं कि भी पहले ये किस तरह हुआ और अब तकरीबन वैसा ही नियर अबाउट होता नज़र आता है। अब बात करें पाकिस्तानी नुमायां शख्सियात की, जिसका मैं आपसे पहले इजहार कर चुका कि 21 सितंबर 1989 ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तारीख़ पैदाइश है और इन पे बुर्ज हौद के इस जो चांद ग्रहण के असरात जो है ना वो अगर इनके पहले घर के बुर्ज सुम्बला के हवाले से देखा जाए तो इनकी ज़ाती शनाख्त बहरान का शिकार नज़र आती है। सोचें, उलझाव का शिकार होने की वजह से इनके लिए कोई भी फ़ैसला जो है ना उसको हतमी शक्ल देना, यानी फ़ाइनल डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि तज़ब्ज़ब, गुमगो या थोड़ा सा बस गड़बड़ रहेगी। कोई अच्छा फ़ैसला या बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं होगा और चांद ग्रहण के जो असरात हैं वो इन चीज़ों में मज़ीद इजाफा करने का सबब बनेंगे। ज़रदारी साहब चूँकि इस वक्त हाकिम वक्त हैं, सदर हैं पाकिस्तान के, तो इनको जो है ना चूँकि लियो कहा जाता है बुर्ज असद, तो इनका हाकिम सियारा जो शम्स है वो बुर्ज सुम्बला में मौजूद है। ये चांद ग्रहण पाकिस्तान के सदर साहब की हैसियत से ज़रदारी साहब के करियर और अवामी शोहरत को मुतासर करने का सबब बन रहा है और मज़ीद ये अपने असरात जब मुरतब करेगा तो इनकी शोहरत को, इनकी रैपों को, इनकी साख को ख़राब करने का सबब भी बनेगा। और बात करें शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो बुर्ज हौद, बुर्ज सुम्बला के इस महवरी चांद ग्रहण में सूरज के 7वें घर में क़याम और 7वें घर का ताल्लुक़ चूँकि शराकत दारी, ताल्लुकात आमा और इनका जो ताले बुर्ज है मीज़ान, उस ग्रहण का हिस्सा होने की वजह से इनकी जो पर्सनल इमेजिंग है, ज़ाती शनाख्त जो है ना वो मुतासर हो रही है। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के जो करियर और अवामी साख जो है वो भी बहुत बुरे तरीके से उसमें भी डेंट आ रहा है।
मुश्किल में है, मुतासर हो रही है। नवाज शरीफ का जो अगर इनके मियाँ साहब के बड़े मियाँ साहब के जायचा में देखा जाए तो चांद ग्रहण जो इनके 8वें और दूसरे घर को मुतासर कर रहा है, जिससे इनकी ज़िंदगी और मुश्तरका वसाइल और करियर में अहम चैलेंज जो है ना वो आ रहे हैं और जिसका सामना इनको करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये उस वक्त क्या परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वैसे तो फाइनल डिसीजन जो होता है वो पैदाइशी जायचे में सूरत हाल होती है, लेकिन जो जनरल बातें हम तक पहुँचती हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद सबसे अहम फिगर जो हैं वो हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, जो इस वक्त CM पंजाब हैं। अगर हम इनको वज़ीर आला के तौर पर देखें तो चांद ग्रहण की इनकी जो पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ हैं और अवामी इमेज है उसके मुतल्लिक़ जो उनके मसाइल को समझे के फोकस कर रहा है। तो ये चांद ग्रहण चौथे घर को मुतासर भी कर रहा है, जिससे इनकी ज़ाती ज़िंदगी या ख़ानदान पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं और जो बिलवास्ता तौर पर इनके पेशा वराना किरदार को भी मुतासर कर सकते हैं। अब आखिर में बात करेंगे हम खान साहब की, यानी इमरान खान साहब, कैदी नंबर 804। तो खान साहब का ताले बुर्ज जो कि मीज़ान है, इनके जायचे में चांद जो है वो बुर्ज हौत में चूँकि बिल्कुल सामने बैठा हुआ है और खान साहब के जायचे का छठा घर और बुर्ज सुंबला का शम्स जो है ना 12वें घर में होने की वजह से मुकाबले की हालत में, और छठा घर जो होता है वो कानूनी चैलेंजेस, अदालती मसाइल, इंसाफ और इस तरह की सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है। और जबकि 12वां घर जो होता है वो कैद, छुपे दुश्मनों और नफसियाती जद्दोजहद से मुताल्लिक़ होता है। तो ये ग्रहण जो है ना कानूनी मसाइल के छठे घर में और कैद के 12वें घर को मुतहर्रिक भी कर रहा है। चांद ग्रहण इस कानूनी जद्दोजहद और कैद यानी 12वें घर की वजह से जो इसमें एक अहम मोड़ की पेशेंगोई कर रहा है, इसमें एक टर्निंग पॉइंट जो है ना वो समझे आने वाला है। और 12वें घर का जो ग्रहण है वो मुश्किलात ख़त्म करने की तरफ भी इशारा कर रहा है। अब नेपच्यून जो है वो चांद ग्रहण के साथ चूँकि क्रान की पोजीशन में है, इस कानूनी जंग के इर्द गिर्द अफवाहें, गैर वाज़ेह मालूमात या फरेबी जो कुव्वतें हैं उनका इजहार हो रहा है। ये चीज़ें आपके सामने देखें, फेक न्यूज़ और अफवाहें और बहुत सारी और कानूनी जंग। लेकिन याद रहिएगा कि आपको याद रखना चाहिए ये बात भी कि नेपच्यून जो है ना वो पुराने जो भी सिस्टम है चल रहे हैं ना उनको तहलील करने की भी अलामत है। पुराने मामलात को ख़त्म करके नए मामलात को शुरू करने का ये सिलसिला बनता है। और ज़ोहल के ख़िलाफ़ जो तारद की मुखालफत है वो मज़ीद कानूनी रुकावटों की तरफ जो है वो निशानदेही कर रही है। और लेकिन यहाँ ज़ोहल का जो ना छठे घर से गुजरना ताक़ीब से ही, देर से ज़रा थोड़ा सा गुजरेगा, लेकिन ये मुस्बत फ़ैसलों का सबब बनेगा, इसकी वजह से बहुत बेहतरी आ सकेगी। और इस चांद ग्रहण के जो असरात हैं 18 सितंबर से अगले 6 माह तक के अरसे में इन कानूनी लड़ाइयों और से मुतल्लिक़ जो है ना अचानक आपको गैर मुतवक्को जो है ना पेशरफ्त वो सामने लाने का सबब बन सकती हैं, यानी अचानक कुछ चीज़ें आ सकती हैं और इसका आगाज़ जो है ना 18 सितंबर से ऑनवर्ड हो जाएगा। और ये असरात जो है ना उस कैदी की हालत में अचानक तब्दीली ला सकेंगे, यानी इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। और इसका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर कानूनी अहकामात और अदालती मुदाखलत से होगा। कुछ मामलात जिनमें अदालत मुदाखलत करेगी। मुजमई तौर पर चांद ग्रहण और उसके साथ आने वाले जो ट्रांजिट इस बात की तायद करते हैं कि इमरान खान की रिहाई एक अहम मोड़ तक पहुँच सकेगी। मैं ये नहीं कहूँगा पहुँच चुकी है, पहुँच सकेगी, टाइम शुरू हो गया। जहाँ बहुत सारे दूसरे एस्ट्रोलॉजर मेरे साथी कोलीग जो है ना वो हर महीने इमरान खान की रिहाई, बाहर आने की, उनकी आज़ादी की जो ना वो पेशगोइयाँ करते रहते हैं। मैं पिछले बहुत अरसे से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले इनकी जब ये अरेस्ट हुए तो उस वक्त से भी पहले मैं ये वीडियो बना चुका था कि उसमें इनकी जो इसी तरह से अरेस्ट होने की बातें थी सारी कंफर्म डेट के साथ वो मैं बता चुका हूँ। वीडियो मौजूद है, आप अगर चाहेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जो है ना वो मैंने अपना वो कैलकुलेशन की थी न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन के मुताबिक, और इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी से भी अगर मैं देखूं तो खान साहब की रिहाई का जो वक्त है उनकी बर्थडे से शुरू होगा, 5 अक्टूबर से ये टाइम शुरू होगा। और यानी 6 महीने का लगभग ये टाइम अगर लें हम तो ये अगले साल के अवाइल में खान साहब इंशाअल्लाह ताला आज़ाद खैर खैरियत से आपके दरमियान में मौजूद होंगे। ये बात मैं पहले भी कर चुका, और ये उस वीडियो में अब मैं एक छोटी सी और बात कर दूं कि जिस वीडियो में मैंने इलेक्शन की बात की थी, नवाज शरीफ साहब की बात की थी, खान साहब की ये अरेस्ट होने की बात की थी, ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी जो है ना पिछली वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको इकट्ठे एक जगह दे दूँ ताकि आप कुछ तसल्ली से देख सकें। और इसके बारे में मज़ीद बातें खैर साथ साथ चलते रहेंगी। तो वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए, खुदा न खास्ता रब्ता कर सकते हैं। और अगर मेरी खिदमत की ज़रूरत हो, कभी भी आप चाहते हैं कोई मशवरा करना
किसी बात को समझना, अपने हालात के मुताबिक किसी बात को आगे बढ़ाना, उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए उसमें ट्रैवलिंग होती है, शादी होती है, एजुकेशन होती है, सोशल रिलेशन होती हैं, आपकी पॉलिटिक्स हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, बहुत सारा ज़िंदगी का जो है ना सराउंडिंग बहुत बड़ी है। तो इस वजह से तो उसके लिए आप प्रॉपर जो तरीकाकार है वो है अपॉइंटमेंट लीजिएगा, राब्ता कीजिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, फिर उसके बाद तफसील से अपनी बातों को समझ लीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।